नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मामला आया है एक सामने जहां पर एक प्रिंसिपल मैम का मर्डर किया गया है और मर्डर करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही स्कूल के पूर्व छात्र हैं। स्टूडेंट्स दो ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने मिलकर अपनी प्रिंसिपल का कत्ल किया है और उस घर से कई चीजें चुराने की कोशिश भी की है। किस मकसद से ये लोग कत्ल करने गए थे, कैसे इन्होंने प्लान बनाया और कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, वो आपको बताते हैं। तेलंगाना के नलगोंडा जिले का ये मामला है जहां पे स्कूल प्रिंसिपल की हत्या की गई, घर में घुसकर हत्या की गई है। मृतका थी नागार्जुन स्कूल की प्रिंसिपल रूपा रेड्डी। शुरुआत में पुलिस के सामने एक ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन धीरे धीरे इसमें मामला खुलने लगा। जांच आगे बढ़ी तो शक ऐसे लोगों पर गया जिनकी पहचान जानकर पुलिस भी हैरान थी कि स्टूडेंट इस तरीके की वारदात को कैसे अंजाम दे सकते हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपी कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि रूपा रेड्डी के ही दो पूर्व छात्र थे जो पहले उस स्कूल में पढ़ते थे। दोनों पर आरोप है कि वो घर में घुसे थे, घर में घुसकर उन्होंने पैसे लूटने की कोशिश की और उसके बाद फिर रूपा रेड्डी का कत्ल किया। घर में घुसने के बाद हालात ऐसे बदले कि लूट की कोशिश हत्या में तब्दील हो गई। पुलिस उन दो नाबालिग छात्रों तक कैसे पहुंची, किस तरीके से इस मामले को सुलझाया गया, क्योंकि पहले से तो ये पूरा मामला ब्लाइंड मर्डर केस नजर आ रहा था, उसके बाद से दो छात्रों का सामने आना, फिर ये पता चलना कि कत्ल उन्होंने किया है, तो कैसे पुलिस उन तक पहुंचती है वो आपको बताते हैं। अचानक बातचीत में बोला गया सिर्फ एक बाबू शब्द, उससे पूरे मामले का सुराग मिलता है और ये मामला खुलने लगता है। इस पूरी कहानी में मामले को शुरुआत से समझेंगे किस तरीके से एक बाबू वर्ड ने पूरा मामला सुलझा दिया। घटना तेलंगाना के नलगोंडा जिले के कोंडामल्ले पल्ली की है। रूपा रेड्डी नागार्जुन स्कूल की प्रिंसिपल थी। पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त को वो स्कूल से अपने घर लौटी थी। इसके बाद उनके घर में घुसकर उनकी हत्या की गई थी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती मकसद लूटपाट का था। घटना के दौरान परिस्थितियां बदल जाती है, मामला गंभीर हो जाता है और फिर ये मर्डर में तब्दील हो जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात है, आरोपियों का स्कूल और रूपा रेड्डी से पहले से संबंध था। स्कूल के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच के लिए 5 टीमें बनाई और 70 सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाले गए हैं। पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि हत्या से पहले और बाद में कौन कौन लोग इस पूरे इलाके में आए थे, उनके घर के आसपास किसकी आवाजाही हुई थी, तमाम चीज़ें निकाली गई। शुरुआत में ऐसा कोई सुविधा सुराग नहीं मिला जिससे आरोपी तक पहुंचा जा सके। पुलिस को रूपा रेड्डी की आखिरी बातचीत से महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। वो बाबू शब्द इसी बातचीत से जुड़ा हुआ है। हत्या से पहले रूपा रेड्डी ने अपनी मौसी से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने किसी व्यक्ति को बाबू कहकर संबोधित किया था। पुलिस ने छोटी सी बात को नजरअंदाज नहीं किया क्योंकि पता चला कि रूपा रेड्डी स्कूल के छात्रों को अक्सर बाबू कहकर बुलाती थी, यानी कि जब वो फोन पर बात कर रही थी तो वो किसी को बाबू कहकर उनसे बातचीत कर रही थी, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बाबू कहकर बुलाती है। इसके बाद पुलिस ने छात्रों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, तब उनका शक छात्रों पर पहुंचता है। अब जांच का फोकस बाहर के संदिग्धों से हटकर स्कूल के छात्रों की तरफ जाने लगा। हत्या के बाद स्कूल करीब 4 दिनों तक बंद रहा। स्कूल दोबारा खुला तो पुलिस ने छात्रों की अटेंडेंस की जांच की। 13 ऐसे छात्र थे जो अनअवेलेबल पाए गए, अनुपस्थित पाए गए। इनमें से 5 छात्र 10th क्लास के थे। पुलिस ने इन सब गतिविधियों और बैकग्राउंड को खंगालना शुरू किया। इस दौरान छात्रों का व्यवहार जांच अधिकारियों को संदिग्ध लगने लगा। वो 13 छात्र जो अनअवेलेबल थे वो कहाँ थे, क्या वो उनकी आवाजाही घर के आसपास थी, पुलिस अब उस एंगल से जांच करने लगी। पुलिस के मुताबिक दोनों छात्र अचानक काफी पैसे खर्च करते नजर आए। ये बात पुलिस को अहम लगी। उन दोनों छात्रों से पूछताछ की गई। इनमें से एक नाबालिग के पास 1,54,000 रुपए बरामद किए गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये पैसे उनके माता पिता ने उनको दिए हैं, बल्कि कहीं से चुराए नहीं हैं। पुलिस को इन नोटों पर संदिग्ध निशान दिखाई दे। निशान देखने के बाद उन्हें फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने नोटों को फॉरेंसिक जब जांच के लिए भेजा तो पुलिस के मुताबिक उन नोटों पर खून के निशान थे और वो खून का निशान किसी और का नहीं बल्कि रूपा रेड्डी का था। अब जांच में बड़ा टर्निंग पॉइंट सामने आता है। पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं था बल्कि एक फॉरेंसिक क्लू भी था जिससे इस पूरे मामले को खोला जा सकता है। पूछताछ के दौरान दोनों छात्रों की भूमिका को लेकर पुलिस का जो शक था वो मजबूत होने लगा कि पहले तो बच्चों की अटेंडेंस देखी गई, उसमें 13 छात्र अनअवेलेबल पाए गए, संदिग्ध पाए गए, उनमें से फिर फिल्टर किया गया। उसके बाद पुलिस इन 2 छात्रों तक पहुंचती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी में से एक पहले स्कूल के हॉस्टल में रहता था। एक बार रूपा रेड्डी को उसके बैग में फ़ोन और पैसे भी मिले थे।
इसके बाद उन्होंने उसे फटकार लगाई थी। तो क्या ये एक कारण था कि प्रिंसिपल से फटकार लगने की वजह से उसने ये बदला लेने की कोशिश की? तो इसी के साथ हॉस्टल से हटाकर उसे डे स्कॉलर कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि इस घटना के बाद आरोपी के मन में रूपा रेड्डी को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी। पुलिस की जांच में इसके साथ साथ पैसे का एंगल भी सामने आया है। जो पैसे उन बच्चों से बरामद हुए हैं वो एंगल भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी करीब 1 महीने पहले गोवा भी गया था। वहां पैसे कमाने के तरीके की तलाश करने की बात सामने आई थी कि किस तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को पैसे चाहिए थे जिसके लिए वो गोवा भी गया था और वहाँ पे पैसे कमाने के लिए वो अलग अलग जगहों पर ढूंढने लगा। हत्या से करीब 5 दिन पहले रूपा रेड्डी के घर की रेकी की गई थी। आरोपियों को जानकारी थी कि स्कूल की जो फीस जमा होती है स्कूल में, वो फीस रूपा रेड्डी के घर पर रखी रहती है। इससे पुलिस को शक हुआ कि घर में घुसने की योजना अचानक नहीं बनाई गई थी बल्कि बहुत पहले से बनाई गई थी। घर पर पैसे और सही समय की जानकारी पहले से जुटाई गई थी कि घर पर कब कौन नहीं रहता है, कब जाना सही रहेगा, क्या घर में पैसे रखे हैं, क्या घर में ज्वेलरी रखी है, तमाम चीज़ें बच्चों ने रेकी कर ली थी। 11 अगस्त को रूपा रेड्डी स्कूल से घर वापस आई। पुलिस के मुताबिक दोनों नाबालिग नकाब पहनकर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दीवार को क्रॉस किया, उसके बाद उन्होंने घर में एंट्री ली। मकसद घर में रखी जो पैसे हैं उनको लूटना बताया जा रहा है, लेकिन घर के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरी स्थिति बदल जाती है, क्योंकि बच्चे तो पहुंचे थे पैसे लूटने के लिए, लेकिन वहां पर एक कत्ल हो जाता है। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान एक आरोपी का नकाब उतर गया था, यानी कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। रूपा रेड्डी ने उसे पहचान लिया था। अब आरोपी को डर था कि उनकी पहचान हो चुकी है तो उनके लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद दोनों ने रूपा रेड्डी पर चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक 27 बार चाकू से हमला किया गया है। इसके बाद आरोपी पैसे लेकर, मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार हो जाते हैं रूपा रेड्डी का अपनी प्रिंसिपल का कत्ल करने के बाद। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,54,000 रुपए बरामद करने का दावा किया है। इसी के साथ एक आईफोन भी उनके पास से बरामद किया गया है। इसके अलावा रूपा रेड्डी का जो फोन है वो भी उन बच्चों से बरामद किया गया है। नोटों पर जो खून के निशान मिले हैं वो फॉरेंसिक के लिए भेजे गए, तो वो खून भी रूपा रेड्डी का बताया गया है। सीसीटीवी फुटेज, छात्रों के अटेंडेंस, पैसों की गतिविधि ने जांच को अलग अलग कड़ियों से जोड़ दिया है। शुरुआत में पुलिस के पास कोई स्पष्ट आरोपी नहीं था। पुलिस ने फिल्टर किया। जो बाबू शब्द था, जो फोन पर रूपा रेड्डी बात कर रही थी, उससे पुलिस को शक जाता है छात्रों पर। छात्रों की जानकारी जुटाई गई। 13 अनुपस्थित छात्र पाए गए। 2 छात्रों के अचानक पर्स पैसे खर्च करने की जानकारी सामने आई कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है। 1,54,000 की बरामदगी की गई। नोटों पर खून के निशान पाए गए। बाद में दोनों नाबालिगों की भूमिका जांच में अहम बन चुकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जिसकी वजह से उन्हें सामान्य एडल्ट क्रिमिनल प्रोसीजर के बजाय जुवेनाइल जस्टिस की प्रक्रिया से गुजरना होगा। दोनों को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने पेश किए जाने की बात पुलिस ने कही है। आगे की जांच में उनकी भूमिका और हत्या की पूरी योजना की जांच की जाएगी। बरामद मोबाइल फोन और पैसे फॉरेंसिक एविडेंस भी केस का हिस्सा बनेंगे। एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या की ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। पैसों की लूट का ये मामला पहले नजर आता है, लेकिन उससे भी पहले ब्लाइंड मर्डर का मामला सामने आता है। पहचान उजागर होने के बाद लूटपाट की कोशिश कत्ल में तब्दील हो जाती है। जांच में सीसीटीवी से लेकर अटेंडेंस तक, अटेंडेंस से लेकर अचानक जो 2 स्टूडेंट्स ने खर्चा किया है वो, नोट पर खून के निशान, ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि ये पूरा मामला किस तरीके से प्लान किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी बताए जा रहे दोनों नाबालिग रूपा रेड्डी के ही पूर्व छात्र थे, और इसमें पहले ये भी बताया गया है कि रूपा रेड्डी ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। तो ये भी मामला हो सकता है कि नाराज़गी उनको थी जिस वजह से उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। अब आगे की जांच और अदालत की प्रक्रिया से स्पष्ट होगा कि उस रात वास्तव में हुआ क्या था, किस तरीके से प्लान को अंजाम दिया गया और कौन लोग इसमें शामिल हैं। एक शब्द जो बाबू शब्द था उससे मामला खुलता है। 13 अनुपस्थित छात्र से मामला खुलता है। 1,54,000 रुपए बरामद होते हैं। खून के निशान वाले नोट बरामद होते हैं। छोटी छोटी कड़ियां मिलाकर इस पूरे मर्डर केस को सुलझाने में मदद करती है, जिसकी शुरुआत एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या से हुई थी, एक ब्लाइंड मर्डर से हुई थी। फिर पता चलता है कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल के एक स्टूडेंट्स हैं जो पहले उस स्कूल में पढ़ा करते थे। उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया
और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल ही रही है। इस कहानी में बाकी सवालों के जवाब भी पुलिस लगातार ढूंढ रही है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं, एविडेंसेस सामने आ चुके हैं, खून के निशान जो नोट पर पाए गए थे वो भी मैच हो चुके हैं। इन दोनों बच्चों को जुवेनाइल के तहत पूरा मामला आगे बढ़ेगा और फिलहाल इस केस में कई एंगल सामने आ चुके हैं, चाहे वो पैसे वाला एंगल हो, चाहे वो नाराज़गी का एंगल हो, चाहे वो दोनों ही स्टूडेंट्स की बेवकूफ़ी की बात हो। क्या इन दोनों ने डिसाइड किया, किस तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया, पुलिस इन दोनों बच्चों से पूछताछ करेगी और इस मामले में तमाम अपडेट्स आएंगे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।